एक बारी ज़रा ये पिक्चर्स को देखिए और एक बारी ज़रा अपनी नज़र डालिए इस वीडियो पर। No, I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. अब मुझे बताइए कि आपको इन पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर कैसा महसूस हुआ था? क्या आपको भी वही सेम फीलिंग आई थी जो मुझे आई थी जब मैंने इन पिक्चर्स और वीडियोस को देखा था? वही सेम डिस्टर्ब्ड, टेरिफाइंग फीलिंग, वही सेम माइंड रिस्पॉन्स जो हमें हमेशा हमारा दिमाग एक वार्निंग सिग्नल के हिसाब से देता है। जैसे कि हमारा माइंड हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। जब भी हम कभी भी किसी ऐसी फुटेज को इनकाउंटर करते हैं या फिर कभी भी हमें ऐसी टाइप की कोई सी वीडियो प्ले होती है जिसमें किसी भी पर्सन का डिसफिगर्ड फेस हो या फिर वो लगता ह्यूमन जैसा हो लेकिन ऑलमोस्ट ह्यूमन ना हो, तो क्यों हमारा दिमाग एग्जैक्टली ऐसे तरीके का रिस्पॉन्स देता है जो ज़्यादातर हमें खुद कन्फ्यूजन में डाल देता है कि आखिर हम इन चीज़ों से डर क्यों रहे हैं। कभी कभार ये दिमाग में ख्याल आता होगा, और अगर आपके दिमाग में भी ये ख्याल आता है तो मैं बता दूं ये एक कारण की वजह से है, द अनकैनी वैली फिनोमेनन। What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the back! सो व्हाट एग्जैक्टली इज अनकैनी वैली? अगर अनकैनी वैली की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी जाए तो मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ कि अनकैनी वैली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हम इंसान इतना ज़्यादा डर और बेचैनी महसूस करते हैं जब भी हमारा सामना किसी इस तरीके के शख्स से या फिर इस तरीके की चीज़ से होता है जो कि ऑलमोस्ट इंसानों जैसा ही लगता है पर वो इंसानों से कहीं ज़्यादा अलग होता है। आई मीन अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो कोई सी भी ऐसी तरीके की चीज़ जो कि इंसानों से बहुत ज़्यादा मेल खाती हो, उनकी बिहेवियर से, उनकी कुछ क्वालिटीज़ से, जिसकी वजह से हमें शुरुआत में तो लगता है कि हाँ हमारा माइंड प्रोसेस तो कर लेता है कि ये इंसान ही है या फिर ये जो पैटर्न्स हैं ये मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से हमारा दिमाग एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग को ट्रिगर करता है और ये इनहेबिटेड बिहेवियर रखता है टू बी ऑनेस्ट, जो कि बहुत समय से चलता आ रहा हो एंशिएंट लेवल तक एंड डीपली रूटेड है हमारी बायोलॉजी में भी। एक ऐसे तरीके का बिहेवियर या फिर मैं कहूँ एक ऐसे तरीके का डर जो हमारे जहन में गड़ा हुआ है, ये बहुत समय से हमारे अंदर था एंड जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई ये डर भी पास ऑन होता गया और इसको हम एक तरीके से वार्निंग की तरह ले सकते हैं, जैसे कि हमारा माइंड हमें वार्न करना चाह रहा हो। एंड जब भी हम किसी ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ से इनकाउंटर करते हैं तो हमारा माइंड प्रोसेस करने लग जाता है इन चीज़ों को कि एग्जैक्टली ये इंसान है क्या या फिर ये इंसान भी है या नहीं। एंड इसी प्रोसेस को करते करते हमारा दिमाग एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है और हमें एक वार्निंग देता है, चेतावनी देते हुए ये कहता है कि इस शख्स से या फिर इस चीज़ से दूर रहने में ही भलाई है। ये एक तरीके का ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो कि हमें हमेशा से हेल्प करता है हम ह्यूमंस को, जिससे कि हम किसी भी डिजीज़, थ्रेट को या फिर कोई से भी ऐसे तरीके के शख्स को अवॉइड कर सकें जो फिर उसका फेस बहुत ज़्यादा डिसफिगर्ड है कि वो ढंग से पहचानने में नहीं आ रहा, वो इंसान तो लग ही नहीं रहा है, या फिर उसका बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल बिहेवियर है, या फिर वो बेसिकली बस बीमार है एंड दैट्स ऑल। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारा ब्रेन हमें फोर्स करता है कि हम बीमार लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बीमार लोगों के आसपास भटकते रहें तो हमें भी वो बीमारी कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि आखिर अनकैनी वैली फिनोमिनन एग्जैक्टली है क्या, लेकिन अब इसके ओरिजिन पे भी आ जाते हैं। आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? सो द अनकैनी वैली का ओरिजिन मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले एक जापानीज रोबोटिसिस्ट के द्वारा हुआ था जिनका नाम है मासाहिरो मोरी। मासाहिरो मोरी ने अपने एक 1970 के आर्टिकल में अनकैनी वैली के ऊपर डिस्क्रिप्शन देते हुए इसको एक टर्म भी दी थी, नेमिंग इट एज बुकिमी नो तानी गेंशो। इसका मतलब है वैली ऑफ ईरीनेस। इसके ठीक 8 साल बाद 1978 में जासिया रायकाट ने इस टर्म को ट्रांसलेट करके हमें एक नई टर्म से रूबरू करवाया जिसको हम आज के दिन में द
जी अनकैनी वैली के नाम से जानते हैं। मोरी ने अपने करियर के दौरान ये चीज़ नोटिस की कि अगर उनके रोबोट्स बिल्कुल ह्यूमन के जैसे लगते हों, मतलब कि अगर उनके रोबोट्स में ह्यूमन ट्रेट्स हों या फिर क्वालिटीज़ हों, जैसे कि किसी इंसान की तरह बोलना, फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर हूबहू इंसान की तरह बिहेव करना, तो वो बहुत सारे लोगों को फैसिनेटिंग लगता था, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता था। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते थे कि हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे आ चुके हैं कि हम लिटरली हमारे जैसे ही ह्यूमनॉइड फिगर्स बना रहे हैं। लेकिन ये सारी एक्साइटमेंट और फैसिनेटिंग फीलिंग बस एक सर्टेन पॉइंट तक ही रही थी, जब तक अनकैनी वैली का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। एंड जैसे ही अनकैनी वैली के बारे में लोगों को पता चलने लग गया, तभी उनको ये भी पता चलने लग गया कि उनके अंदर एक डर भी मौजूद है इन चीज़ों को लेके। एंड फिर जैसे ही उन लोगों को अनकैनी वैली फिनोमिनन के बारे में पता चला, तो अब की बारी जब भी उनका इनकाउंटर किसी ह्यूमन लाइक रोबोट से होता था, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फीलिंग जनरेट होती थी। एंड वो बस यही सोचते थे कि आखिर हमें क्या फील हो रहा है, एग्जैक्टली हमें इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है, हमारे अंदर ये बेचैनी और घबराहट क्यों है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग तो बहुत समय तक इन रोबोट से अभी भी डरते आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इन ह्यूमन लाइक रोबोटिक्स या फिर CGI रोबोटिक्स को देख के थोड़ी बहुत बेचैनी तो महसूस होती ही होगी। डर का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक इंसान को उस लेवल का डर एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत बेचैनी या फिर कुछ इस तरीके की अनईजी फीलिंग तो महसूस होती ही होगी। तो अनकैनी वैली जो फिनोमिनन है, ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी ऑब्जर्व करा गया है। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मूवी अगर हम बात करें, तो पहली मूवी की अगर हम बात करें जो कि अनकैनी वैली फिनोमिनन में एकदम फिट बैठती है, वो होगी द पोलर एक्सप्रेस। तो द पोलर एक्सप्रेस एक 2004 की चिल्ड्रंस क्रिसमस मूवी है, और ये एक तरीके का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं हम अनकैनी वैली फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने के लिए। ये जो फिल्म थी कहीं ना कहीं उस एरा में बनाई गई थी जब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, मतलब कि CGI कहीं ना कहीं इवॉल्विंग फेज में था। मतलब कि CGI धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था और उसका बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन स्टूडियोज जो है इस्तेमाल भी कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो टूल्स थे उस वक्त इस मूवी को बनाने के लिए, वो इतने ज़्यादा रिफाइन नहीं थे, तो इसी वजह से CGI का इतना अच्छे तरीके से यूज़ हो नहीं पाया। इसी वजह से एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो रिज़ल्ट निकल के आया वो कुछ ऐसा था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस मूवी को देखने से भी डरने लग गए। एक और एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं द फाइनल फैंटेसी। 2001 में बनी हुई फाइनल फैंटेसी द स्पिरिट्स विद इन, ये जो मूवी थी ये शोकेस करती थी कुछ सुपर रियलिस्टिक एनिमेटेड कैरेक्टर्स को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मूवी एक तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और इसका फ्लॉप होने का एक कारण कहीं ना कहीं अनकैनी वैली फिनोमिनन को ही जाता है, क्योंकि इसकी एनिमेशन कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट इसकी एनिमेशन बिजार थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, एंड लोग देखते ही उनको अंदर वही बेचैनी और घबराहट महसूस होने लग जाती थी उनको, जैसे ही वो किसी भी कैरेक्टर को देखते थे इस मूवी के अंदर। एंड दैट्स वाई इट वॉज अ फ्लॉप मूवी। कुछ और मूवी के एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो वो श्रेक एंड कैट्स के बारे में। इनके ऊपर मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि अभी के लिए इतना बहुत है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ने हमारे सामने काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस को सामने लाकर फ्रॉम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी टू कॉग्निटिव साइंस ये बताने की कोशिश की है कि आखिर हमारा माइंड इन सारे के सारे अब नॉर्मल क्वालिटीज़ को एज अ थ्रेट क्यों परसीव करता है, एंड आखिर क्यों ये हमें एक डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग को महसूस करने पर मजबूर करता है, एंड आखिर क्यों हमारा दिमाग एकदम से एक सडन वार्निंग सिग्नल की तरह ऑपरेट करता है। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट येट ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने ये डर को अपने अंदर डेवलप किया है ओवर द टाइम। जब भी उनका इनकाउंटर होता था किसी ऐसे तरीके की स्पीसीज से या फिर एंटिटी से इन एंशिएंट टाइम जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन जैसी ही लगती हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो जो कि उसको ह्यूमन से कहीं ज़्यादा अलग स्टैंड आउट करने में मदद करती हो, कि वो ऑलमोस्ट ह्यूमन है पर एग्जैक्टली ह्यूमन लाइक नहीं है। कुछ ऐसा जो कि हमें हूबहू कॉपी करता हो, कुछ ऐसा जो कि हमारे बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स को मिमिक करता हो, लेकिन फिर भी इंसानों से कहीं ज़्यादा अलग हो। और इन स्पीसीज या फिर इस तरीके की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यूनिक क्वालिटीज़ होती थी, जिसकी वजह से इनके बीच का डिफरेंस बता पाना बहुत आसान होता था कि ये ह्यूमन है या फिर कोई एक यूनिक एंटिटी। और ये थियरी ज़्यादातर ये सजेस्ट करती थी कि एंशिएंट टाइम्स में ना तो कोई डॉल्स होया करती थी, ना ही कोई AI रोबोटिक्स हुआ करते थे जैसे कि अभी करंट टाइम में होते हैं, जिसकी वजह से हमें वही सेम डिस्टर्बिंग और डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग महसूस होती है।
एंशिएंट टाइम्स में कहीं न कहीं हमारे एंसेस्टर्स किसी ऐसे तरीके के एंटिटी से या फिर स्पीशीज़ से एनकाउंटर करते थे जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अलग दिखती हो एंड एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा स्केरी भी हो एट दैट टाइम। एंड हमारे एंसेस्टर्स ज़्यादातर ऐसे तरीके के एंटिटीज़ को या फिर ऐसे तरीके के प्रेडेटर्स को अवॉइड करने में ही समझदारी रखते थे, या तो इनके अगेंस्ट फाइट करते थे जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें एंड सर्वाइव कर सकें। नाउ ये थियरी ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये जो हमारे अंदर का डर है टूवर्ड्स अबनॉर्मल बिहेवियर और अनकैनी फेसेस, ये बहुत ज़्यादा हद तक नेचुरल है और यूनिवर्सल है, और ये सेम फियर रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट हर कल्चर में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आपने कभी किसी एक बच्चे को देखा हो तो वो भी कहीं ना कहीं डर का महसूस कर सकता है एंड वो भी किसी न किसी चीज़ से डर सकता है। एंड ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये जो पूरा का पूरा फिनोमिनन है, ये जो पूरा फेयर रिस्पॉन्स है, ये एक नेचुरल वार्निंग की तरह ऑपरेट करता है रादर देन एक लर्न बिहेवियर की तरह। और अब हम आ जाते हैं कुछ लीडिंग लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस पर जो कि रिसर्चर्स ने हमारे सामने ला के रखी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी की सारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस अनकैनी वैली के पीछे छुपे हुए राज को इतना अच्छे तरीके से समझाने में मदद नहीं कर पाती है। एक जो बहुत बड़ी मेजर थियरी निकल के आती है जो कि कहीं ना कहीं हमारे एक बाउंड्री जो हमने सेट की है अपनी ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में, उसको भी चैलेंज करती है और बताती है कि कैसे ये जो हाईली ह्यूमन लाइक फिगर्स हैं जैसे कि डॉल्स हो गई, एआई रोबोटिक्स हो गए एंड सीजीआई फेसेस हो गए, ये हमें बहुत ज़्यादा अनसेटल फील करवाते हैं एंड कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं। और क्योंकि हमारा माइंड ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता ये सारी इन्फॉर्मेशन को और ये सारे के सारे बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स को, इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और इन चीज़ों के बीच का डिफरेंस ढंग के तरीके से नहीं बता पाता, जिसकी वजह से वही सेम डिस्टर्बिंग और अनसेटलिंग फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होती है। एक और की एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन या फिर थियरी ये हो सकती है जो कि है पैटर्न रिकॉग्निशन फेलियर की। जैसे कि हम जानते हैं कि हम इंसान बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं फेशियल स्ट्रक्चर्स पे और बिहेवियरल पैटर्न्स पे अगर हम किसी दूसरे इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन एक इंसान के बारे में जब ही आता है जब हम उनके फेशियल स्ट्रक्चर्स को या बिहेवियरल पैटर्न्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। और इसी वजह से अगर कोई सा भी एंटिटी या फिर कोई सी भी ऐसा इनपुट होता है जो कि इनमें से कुछ क्राइटेरियाज को मैच कर देता है पर हर एक क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाता, एंड कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इसी वजह से उस एक चीज़ को या उस एक शख्स को एज अ थ्रेट परसीव करता है और इसी को अनकैनी वैली इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हमारे सामना कभी भी किसी ऐसी चीज़ से या ऐसे शख्स से होता है जो कहीं ना कहीं बीमार हो या फिर उसकी पेल स्किन हो या फिर उसका नॉर्मल बिहेवियर हो या फिर उसकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत क्रीपी टाइप मूवमेंट हो, तो हमारे दिमाग का कहीं ना कहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्राइमल लेवल की अवॉइडेंस है कि हम इन चीज़ों को ज़्यादातर ऐसे ट्रेट्स को अवॉइड करते हैं जिससे कि हम खुद को बचा सकें। और जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन निकल के आती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे, जो होमो सेपियंस थे, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग स्पीसीज़ भी थी जो कि एक साथ रहती थी। एंड हमारे अर्ली होमो सेपियंस का इन स्पीसीज़ के साथ बहुत लेवल तक इनकाउंटर होता था एंड ये जितनी भी स्पीसीज़ थी ये कहीं ना कहीं नॉन ह्यूमन स्पीसीज़ की तरह लगती थी, क्योंकि इनके अंदर एग्जैक्टली वो सेम परफेक्ट ट्रेट्स नहीं होते थे, वो सेम परफेक्ट क्वालिटीज़ नहीं होती थी जो कि एक ह्यूमन को एक एक्चुअल ह्यूमन की तरह दिखने में हेल्प करती है। उनमें से कुछ स्पीसीज़ हो गई जैसे कि निएंडरथॉल्स, डेनिसोविंस एंड होमो फ्लोरोसाइंसिस, आई गेस मैंने इसका नाम ढंग से लिया हो, एंड पॉसिबली और भी ऐसी कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट करती होंगी एट दैट टाइम जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह तो नहीं दिखती थी, ये थी ह्यूमन ही, पर ये कहीं ना कहीं नॉन ह्यूमन लाइक स्पीसीज में काउंट करी जाती हैं। और रिसर्चर्स ने ये स्पेकुलेट किया कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका इन्हीं स्पीसीज से इनकाउंटर इतने बारी होता था कि इसी वजह से जो है उनके दिमाग में ये डर बैठ गया या फिर इनसे बचने का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप हो गई और इसी वजह से ये जो डर है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है। और अब हमें पता चलता है कि कभी भी हम किसी डिसफिगर्ड फेस को देखते हैं या फिर ऐसे किसी फेस को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट ह्यूमन लगता हो तो हमारे अंदर एक डिस्टर्बिंग फीलिंग तो ज़रूर होती है। और ये थ्योरी यही सजेस्ट करती है कि ये जो पूरा का पूरा फिनोमिनन है, द अनकैनी वैली फिनोमिनन, ये कितना ज़्यादा हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस पे बेस्ड है और कितना ज़्यादा हिस्टोरिकल इंसिडेंस से इन्फ्लुएंस्ड है रादर देन साइकोलॉजिकल बिहेवियर से। एक चीज़ और जिसके ऊपर हम बात करना भूल गए वो ये है कि
एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, वो इस फिनोमेनन को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जानवरों के एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो रिलाई करते हैं स्मेल पे, फेरोमोन पे या फिर ध्वनि पे। साउंड जैसे कि कोई सी लो पिच साउंड होती है जो कि बैट्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए। इसी वजह से अगर आप कभी भी एक बिल्ली या फिर किसी भी कुत्ते को एक स्टफ़ टॉय दिखाओगे उसके सामने, जैसे कि किसी भी तरीके का स्टफ़ टॉय, तो वो उसको ईजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा एज वन ऑफ हिज ओन स्पीसीज़, क्योंकि ना तो उसमें कोई स्मेल है और ना ही उसके अंदर कोई फेरोमोन्स हैं। इसी वजह से जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर उसको इस तरीके से परसीव करेंगे कि ये कोई अलाइव चीज़ ही नहीं है, इसके अंदर जान ही नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जितने भी ये जो साइंटिफिक टेस्ट हैं ये हमें एक एक्यूरेट डिसीजन पे या फिर एक एक्यूरेट रिजल्ट्स पर नहीं लेके जाते, और ये कहीं ना कहीं इतना ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को एनिमल इंस्टिंक्ट्स से, क्योंकि किसी भी तरीके से जिस भी वजह से हमारे अंदर अनकैनी वैली का रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है हमारे ह्यूमन परसेप्शन, और वो किसी भी नॉन ह्यूमन स्पीसीज में इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलता। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ने एक थियरी प्रपोज करी है जिसको बोलते हैं मेमोरी मिसमैच थियरी, और ये थियरी यही बताती है कि कैसे जो हम इंसान हैं वो अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय इंसानी चेहरों को और सामाजिक संकेतों को पढ़ने में निकाल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक मेन सोर्स है हमारा सोशल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का, जिससे कि हम लोगों को अच्छे तरीके से जान सकें, उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। और इसी वजह से अगर हमारा कभी भी किसी ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ के साथ सामना होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे ये इंसानों का चेहरा पढ़ने वाली काबिलियत को तोड़ के रख देता है या फिर उसके बीच में कोई अड़चन पैदा कर देता है, इसी वजह से हमारा दिमाग इसको डायरेक्टली रजिस्टर करता है एज एन अनोमली, जो कि एक खुद में ही यूनिक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। जैसे कि हमारा दिमाग कुछ ऐसा देख रहा हो जो कि ये चाहता है कि वो प्रोसेस करे, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करे, पर वो कहीं ना कहीं उसको इतना अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और समझ भी नहीं पाता, फिर भले ही वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। एक और थियरी जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थियरी भी कहलाई जाती है, ये है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डिटेक्शन थियरी। तो ये थियरी ये सजेस्ट करती है कि हम इंसान जो हैं उनके पास एक अच्छी खासी काबिलियत है लोगों के चेहरों को पढ़ने की, खास करके हम उनके चेहरों को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं या फिर हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, अगर इनसे जितना दूर रहें उतना ज़्यादा सही है। हालांकि ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये थियरी ये सजेस्ट करती है कि ये जो डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग है ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है बल्कि एक तरीके से एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करती है, और ये अलार्म सिस्टम हमारे अंदर इसलिए डिज़ाइन किया गया है जिससे कि हम कुछ ऐसे क्रीचर्स को या फिर ऐसे कुछ एंटिटीज़ को डिटेक्ट कर सके, कोई सा भी ऐसा क्रीचर जो कि ह्यूमन को कहीं ना कहीं मिमिक करने की कोशिश करता हो पर परफेक्टली ह्यूमन की तरह बनने में असफल हो जाए, और इसी वजह से वो हमारे दिमाग को एज अ थ्रेट महसूस होता है, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में भी बहुत ज़्यादा गड़ चुका है। और ये जो रिस्पॉन्स है ये हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है या फिर हमारे को मदद करता है ऐसे किसी डेंजरस प्रेडेटर को अवॉइड करने में जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो फीलिंग है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई है, बहुत पहले से ही कुछ ना कुछ हमारे एंसेस्टर्स जो है ऐसी तरीके की चीज़ों को फेस करते आ रहे थे, जैसा हमने कुछ ह्यूमन इवोल्यूशनरी थियरीज में पढ़ा था। एंड अभी ये जो डर है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है, एंड इसी वजह से ये फीलिंग अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। और उससे भी ज़्यादा हॉरिफाइंग पार्ट इस थियरी का ये है कि हमने ऐसे डिपिक्शंस देखे हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि ऐसे जो क्रीचर्स हैं वो अक्रॉस ऑल कल्चर्स, कॉन्टिनेंट्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि जायंट्स, स्किन वॉकर्स, वैम्पायर्स, बिगफुट। और हाँ, ये कहीं ना कहीं फोकलॉग्स भी हो सकती हैं, ये कुछ मानसिक रूप से रची हुई घटनाएं या कहानियां भी हो सकती हैं, या फिर एक्चुअली में इंसानों के द्वारा ऐसी स्पीसीज, प्रेडेटर्स या फिर क्रीचर्स का सच में सामना हुआ है। जो भी हो, हमने इतना तो ज़रूर समझा है कि जो भी डिस्क्रिप्शन हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करती हैं अनकैनी वैली फिनोमिनन की जितनी भी हमने एक्सप्लेनेशन सुनी है कि ऑलमोस्ट ह्यूमन बट नॉट क्वाइट। और ऐसे ही कुछ लोगों का सामना कुछ ऐसे तरीके की क्रीचर्स से हुआ जो कि बहुत अलग दिखते हैं। ये
पास्ट के इंसिडेंट्स ही नहीं हैं बल्कि आजकल की दुनिया में भी कहीं ना कहीं इन इंसिडेंट्स को अभी भी रिपोर्ट करा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट हुआ था नॉर्थ कैरोलिना में, जिसमें कि एक आदमी जो था वो लेट नाइट एक रूरल रोड से गुजर रहा था अपना ट्रक लेके, और वो 911 पे कॉल लगाता है किसी इमरजेंसी की वजह से। और मैं वही ऑडियो आपको सुनाने वाला हूँ जो ऑडियो आपने वीडियो की शुरुआत में सुनी थी। What's the address of your emergency? I'm driving on 210. I just crossed the Black River, and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Okay, where are you at, sir? I'm on 210. I just crossed the Black River. I'm heading towards 53E. I just passed Patriots Lunch. Okay, so you're over near Morse Creek? Yes. Okay. And did you saw a man standing on the side of the road? What the? What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the bed of my truck! Okay, what's in the road? No, it's not in the road, it's in my truck! In the bed! There's something in the bed of your truck? ओके, तो इस वीडियो में एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस वीडियो में ये जो आदमी है ये बताता है कि वो नॉर्थ कैरोलिना में ही एक किसी रूरल रोड से होके जा रहा था, एंड जब वो उस रोड से गुजर रहा था तो उस रोड के साइड पे उसने एक आदमी को देखा था जो कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आदमी था, और वो शायद से खून में लथपथ था। उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा खून था, एंड वो खून सर से लेके नीचे तक उसके पूरे शरीर में लगा हुआ था। और ये सारी बातचीत के दौरान ही क्या होता है, वो इंसान या फिर वो कोई से भी तरीके का जो भी क्रीचर था वो इस आदमी के ट्रक के पीछे वाली साइड में आ जाता है जो जिसमें सामान रखा जाता है। एंड जैसे ही उसमें आता है तो आदमी उसको देखते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए ये बताता है कि वो इंसान तो है ही नहीं, जो भी उसने देखा वो इंसान लग ही नहीं रहा था बल्कि वो कुछ और ही था। वैसे मैं भी अपना एक ओपिनियन यहाँ पे रखना चाहूँगा, एंड वो ये है कि मेरा कंक्लूजन तो यही है कि अनकैनी वैली ज़्यादातर हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ही इन्फ्लुएंस हुआ गया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हिस्ट्री में जो भी होता है कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उन्होंने भी पहले ज़माने में कुछ ऐसे तरीके की एंटिटीज़ या फिर प्रेडेटर्स को या फिर कुछ ऐसे तरीके की क्रीचर्स के साथ उनका इनकाउंटर हुआ होगा जिसकी वजह से उनके अंदर ये डर डेवलप हो गया। या तो वो उनके अगेंस्ट फाइट करते थे फॉर देयर सर्वाइवल या फिर अवॉइड करते थे। ये दोनों ही चीज़ वो अपने सर्वाइवल के लिए करते थे, एंड ओवर द टाइम ये जो डर है या फिर ये जो वार्निंग है इसको डर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अलार्म सिस्टम की तरह ज़्यादा काम करता है जो कि हमारे अंदर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का ही एक पार्ट है, जिसकी वजह से ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी थ्रेट को अवॉइड कर सकें। एंड कहीं ना कहीं ये थॉट बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है कि पहले के वक्त ऐसे कुछ क्रीचर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे, एंड हु नोज कुछ ऐसे क्रीचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हों। वैसे तो यूँ बोला जाता है कि अनकैनी वैली बस AI और रोबोटिक्स तक ही सीमित है या फिर डॉल्स तक, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो हम अगर ये जान लेते कि डॉल्स, रोबोटिक्स और CGIs ये बस एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये किसी सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल्दो डॉल्स किसी सिस्टम के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकती, बट यू गेट माय पॉइंट। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी हमारे अंदर का ये डर कहीं ना कहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उन्हीं पिक्चर्स के बारे में वापस से बात करें जो पिक्चर्स मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी, या फिर वही वीडियो ऐसे कुछ डिसफिगर्ड फेसेस के ऊपर अगर हमारी नजर जाती है या फिर हम ऐसे किसी शख्स को इनकाउंटर करते हैं जो कि बहुत अलग दिखता हो नॉर्मल ह्यूमन से, तब भी हमारे अंदर की ये फीलिंग कहीं ना कहीं मौजूद रहती है, वही सेम डिस्टर्बिंग और अनईजी फीलिंग। और हमने ये भी देखा है कि ये जो जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस और इंसिडेंट्स हैं ये साइकोलॉजिकल परसेप्शंस को भी कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अनकैनी वैली जितना साइकोलॉजिकल परसेप्शंस से इन्फ्लुएंस है उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के बेसिस पे, और जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ है या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स के साथ हुआ है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। मेरे को बताना कि आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं,
कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट द अनकैनी वैली एंड क्या आपकी कोई थियरी है इससे रिलेटेड। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your loved ones. And with that, it was Hoax signing out.